नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर। तो छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से प्रदेश में बिजली की समस्या होने लगी है। प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। दूसरी तस्वीर रायगढ़ से, जहां रायगढ़ से अलग होकर सारंगढ़ जिला बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में संगठन की नियुक्तियां प्रभावित होंगी। दोनों दलों के नेताओं को अब जिला स्तर पर मौका मिल सकता है। कोरबा में रेत माफिया का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। साथ ही साथ तस्कर सरकारी राजस्व को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही आधी रात लोगों की नींद भी उड़ा रहे हैं। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को DRDO की ओर से 1000 MPL ऑक्सीजन प्लांट मिलने से अस्पताल की ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 2400 MPL हो गई है। तो मंत्री TS सिंहदेव ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की है। मंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत योजनाओं के अंतर्गत शौचालय निर्माण की जिलेवार समीक्षा की। मंत्री सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत राज्य में हुए कार्यों का विस्तृत अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, गौठान निर्माण, धान संग्रहण, चबूतरा निर्माण, नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण और आंगनबाड़ी भवन समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की है। मंत्री TS सिंहदेव ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें 8539 स्वीकृत सड़कों में 7619 सड़क और 376 स्वीकृत पुलों में 322 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिस पर पंचायत मंत्री सिंहदेव ने प्रशंसा व्यक्त की है। सर्व आदिवासी समाज ने पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सड़क पर जाम लगाया। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां अलग अलग जिलों में घंटों तक जाम में लगी रहीं। आंदोलन को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि सिलगेर गोलीकांड में न्याय, पेशा कानून और नक्सलवाद के स्थायी समाधान समेत 9 मांगे हैं। सरकार ने समाज की अधिकांश मांगों को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से आवश्यक पहल नहीं होने तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने कहा, यह आंदोलन 19 जुलाई से चल रहा है। आज से आर्थिक नाकेबंदी शुरू की गई। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में 2 फाड़ जैसा देखने को मिल रहा है। कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग आंदोलन नहीं करना चाहते। मंत्री चौबे ने कहा कि समाज की मांगों पर संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री विचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि सरकार से मांग तो की गई है कि आदिवासी समाज जो मांगे कर रहा है जल्द से जल्द पूरी की जाए। स्थानीय विषय के साथ प्रमुख रूप से प्रदेश स्तरीय, जिसमें पूरे प्रदेश का जो विषय उसमें जो मांगे पूर्ण होने की शांतिपूर्वक आज जो आंदोलन कर रहे हैं नहीं होगा। तो यहाँ पर अब आज आप आर्थिक नाकेबंदी के रूप में देख रहे हैं, चक्का जाम भी होगी और प्रदेश का घेराव भी होगी। जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित लोग हैं, उनको लाभ मिल सके, इसके लिए उनके द्वारा जो किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अब सरकार को स्वीकार करके तत्काल उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनमें भी 2 फाड़ हो गया है। कुछ लोग आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग उस दिशा से अलग हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगे होंगी उनका विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें संजीदगी से विचार करेंगे। और कांग्रेस से एक बार फिर से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर 31 अगस्त से 3 सितंबर तक देश के सभी राज्यों में, राजधानी समेत बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। NMP को लेकर 3 सितंबर को राजीव भवन रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन पत्रकार वार्ता लेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी NMP पर पत्रवार्ता लेने के लिए लखनऊ जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार देश की संपत्ति को बेचने का महाअभियान चला रही है। पुरखों की संपत्ति को बेचकर अपने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से राष्ट्र की संपदाओं को बेचने का अभियान चलाया हुआ है, श्री अजय माकन 3 सितंबर को राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में इस विषय में संवाददाताओं से चर्चा करेंगे।
बस्तर में होने वाले बीजेपी के 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर की तैयारियों को भव्य बनाने में जुटी हुई है। पार्टी के नेताओं को ठहरने के इंतजाम और शहर में अलग अलग स्थानों पर स्वागत की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। कुल 13 स्थानों पर अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के कई मोर्चा और प्रकोष्ठ समेत ग्रामीण इलाकों में कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। दरअसल पहली बार बीजेपी का चिंतन शिविर बस्तर में आयोजित होने जा रहा है। अगले चुनाव में कई क्षेत्रों में नए और पुराने चेहरे पर भी चर्चा होने की संभावना है। संभाग स्तरीय सम्मेलन रखा गया है जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे हमारे कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ में यहाँ लेकर के जाएंगे और पूरे जोश खरोश के साथ में जमीनी स्तर पर काम कर सकेंगे। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से बीजेपी के प्रमुख वहाँ पर बैठकर पदाधिकारी कि आने वाले समय छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना और सरकार बनाने के लिए कार्य योजना बनाना, उन सारी योजनाओं को लेकर के क्या कार्य योजना बन सकती है, क्या प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, परिस्थितियां हैं, इन सारे चीज़ों पे बैठ के चर्चा हो। प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। उद्योग और किसान सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती से प्रभावित हैं। उद्योगों की उत्पादन क्षमता लगातार घटती जा रही है, जिससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भी बिजली कटौती से परेशान है। इसके अलावा कौशिक ने ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, लो वोल्टेज नए कनेक्शन तक पाने का आरोप लगाकर राज्य सरकार पर लगाया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस में न केवल उद्योगपति बल्कि किसान भी बिजली की समस्या से परेशान है। जो बिजली सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए उसमें अघोषित कटौती प्रारंभ हो गई है। इससे उद्योग जगत पूरे परेशान है। अकाल की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन इस अकाल की स्थिति में जहां किसानों को 24 घंटा बिजली चाहिए, वहां पर बमुश्किल 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा बिजली मिल रही है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। रायगढ़ से अलग होकर सारंगढ़ जिला बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में संगठन की नियुक्तियां प्रभावित होगी। कांग्रेस संगठन को जिलाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों पर फिर से नियुक्तियां करनी होंगी, तो वहीं बीजेपी में भी कई पदों में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कांग्रेस में ग्रामीण जिलाध्यक्ष के पद पर नए चेहरों की ताजपोशी होनी तय है। माना जा रहा है कि धर्मजयगढ़ लेलुंगा क्षेत्र से ग्रामीण जिलाध्यक्ष के रूप में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ग्रामीण कमेटी अध्यक्ष का कहना है कि संगठन में नई नियुक्तियों को लेकर पीसीसी से अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है। इधर बीजेपी में भी उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत महिला मोर्चा के पदों में नियुक्तियां होंगी, जिसकी जानकारी प्रदेश संगठन को भेज दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जिले के हमारे विधायक और वरिष्ठ जन अगर ये चाहेंगे और मुझे इस पद के मिलता है, मेरे को यह पद या मेरे को इस पद के योग्य समझेंगे, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यों से सभी को लेके चल सकूं और पार्टी को मैं मजबूत कर सकूं। फिर वो सारंगढ़ जिला में चले जाएंगे। निश्चित तौर पर महामंत्री चेंज होंगे, उपाध्यक्ष चेंज होंगे और जो रायगढ़ ग्रामीण के पूर्व में पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां फिर नए अध्यक्ष बनने के बाद तय होंगी। अभी पीसीसी से कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है और आगे जो भी होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसी कुछ बातें आती हैं तो निश्चित रूप से नए कार्यकर्ताओं को और बहुत बड़ी संख्या में सारंगढ़ जिला के कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा और जो पद उधर से कम होंगे वो पद रायगढ़ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं से और भी जो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी और उनका अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कोरबा में रेत माफिया का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। तस्कर सरकारी राजस्व को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही आधी रात तक लोगों की भी नींद उड़ा रहे हैं। दरअसल जिले के शहरी इलाकों में माफिया बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में माफिया अवैध उत्खनन का काम शुरू करते हैं, जिससे उत्खनन के साथ शोर भी होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खनिज विभाग यहाँ सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठा हुआ है। लगातार रेत से भरकर गाड़ियों की आवाजाही होने से सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने थाने में भी की है। वहीं जिला एसपी माफियाओं पर लगाम कसने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर माइनिंग विभाग और पुलिस, इन सब लोगों को यहाँ पर कार्य करना होता है। माइनिंग विभाग इसमें लीड करता है, पुलिस उसमें बिल्कुल सपोर्ट के रूप में रहती है। आप किसी भी थाने में जब भी आपको इससे सूचना मिलती है आप जरूर उसमें सूचना दीजिए। पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी और जो विधिवत कार्रवाई होती है, पुलिसिंग कार्रवाई माइनिंग विभाग के साथ मिलकर करेगी। भिलाई के पंचशील नगर की एक कार में संदिग्ध तरीके से आग लग गई। हादसे में कार सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शाम 4:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है।
जिसमें चरोदा के रहने वाले राजा जैन की दर्दनाक मौत हो गई। पेशे से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर राजा जैन के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक काफी कर्ज में था। चर्चा ये भी है कि कुछ लोगों ने राजा जैन पर बकाया रकम की वापसी को लेकर दबाव बनाया था, जिससे वो परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी दुर्ग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को घटना की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुराने थाना क्षेत्र में एक कार है रीड्स का, वो उसके जलने की जानकारी प्राप्त हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी है और जो गाड़ी मालिक है उसकी जानकारी आई, बट बॉडी किसकी भी वो स्पष्ट नहीं हुआ। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि जो भी एविडेंस हो वो सारे अच्छे से कलेक्ट हो सके और हम इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डीआरडीओ की ओर से 1000 एमपीएल ऑक्सीजन प्लांट मिलने से अस्पताल की ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 2400 एमपीएल हो गई है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 500 बेड होने के कारण अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। हालांकि एनजीओ की मदद से लगाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांट भी कमी को पूरा कर रहे थे। अब डीआरडीओ के नए प्लांट लगने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अब निजी प्लांट से केवल इमरजेंसी स्टॉक के रूप में ऑक्सीजन ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मेडिकल कॉलेज के खर्च में भी कटौती होगी। रायपुर में डेंगू से मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 5 हो गया है। जून में ही संत रामदास वार्ड में 13 साल की 2 बच्चियों नेहा सोनी और तिथि पांडे की मौत हुई थी। दोनों की खून जांच में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि रामकुंड निवासी 8 साल की बच्ची भावना पनिका और अभनपुर के दीपक दीवान समता कॉलोनी निवासी डिंपल अग्रवाल समेत भरतनगर की दोनों बच्चियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जिला स्वास्थ्य विभाग इससे पल्ला झाड़ रहा है। वहीं इस मामले में एक बार फिर से निजी अस्पतालों की मनमानी और जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पतालों ने दोनों के डेंगू से पीड़ित होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी। रायपुर की सीएमएचओ मीरा बघेल ने टेलीफोनिक चर्चा में कहा कि निजी अस्पतालों में डेंगू की रिपोर्ट आने के बाद भी सीएमएचओ कार्यालय को जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण मरीजों का एलाइजा टेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अब बात कृष्ण जन्माष्टमी की। तो मुख्यमंत्री निवास में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संस्कृति विभाग के आयोजित कार्यक्रम में राजधानी रायपुर की कूपलवाणी विद्यालय के मूक बधिर बच्चे भी श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। कूपलवाणी विद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर स्नातक स्तर के बच्चे शामिल हुए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सभी बच्चों को नृत्य, पेंटिंग और ड्राइंग की विधाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता है। और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में भक्तिमय माहौल है। इस मौके पर गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल समेत परिवार के सदस्य यहां पहुंचे। यहां सभी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और प्रदेश भर में खुशहाली की कामना की। साथ ही प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। भगवान के दर्शन तो मेरे ख्याल हर आदमी करना चाहता है, पर इस्कॉन मंदिर में हम हर साल आते हैं और यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत सुंदर रहती है। और मैं आखिरी में यही कहूँगा, कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देश को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस्कॉन मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। जो भगवान कृष्ण हैं वो सबसे बड़े योगी हैं और हमको जीवन
जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ऐसे प्रभु कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर सभी छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं और बधाई है। इस्कॉन मंदिर रायपुर में जन्माष्टमी का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महामंत्र जाप लगातार सवेरे 9 से रात 12 बजे तक चलेगा। रात 12 बजे अभिषेकम होगा, उसके बाद में महाप्रसाद लगाया जाएगा। और पूरे देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भीड़ लगी है, वहीं लोग घरों में भी बाल गोपाल के साथ नृत्य करते नजर आए हैं। बच्चों को कृष्ण भगवान की वेशभूषा में सजाया गया है। भिलाई के अक्षय पात्र में हरे कृष्णा फाउंडेशन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण को 108 प्रकार के पकवानों के भोग लगाए गए। वहीं भगवान की पालकी बनाकर विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुबह से ही विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हुए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, झूला झूला दो पापा जी, झूला झूला की जय। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।